गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे और हम रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कौन कौन से हमारे जो स्यूडो फोर्सेस हैं वो कार्य करते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो पिछला जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट के बारे में। उसके अंदर हमने क्या लिया था कि हमारा जो फ्रेम है, हमने अर्थ को क्या माना था कि हमारे अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है। अर्थ का जो मोशन है वो अपनी एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेशन की वजह से अर्थ का जो रोटेशन है, अर्थ के रोटेशन के कारण अर्थ पर स्थित सभी पार्टिकल्स पे क्या लगेगा, स्यूडो फोर्सेस लगेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो ये जो स्यूडो फोर्सेस हैं उनके अंदर हमने जो पहला वाला हमारा एग्जांपल था उसमें हमने क्या लिया था, पार्टिकल को रेस्ट में लिया था। ठीक है, पार्टिकल जो था वो हमारा स्थिर था। इस तरह से लिया था हमने कि हमारे पास में, ठीक है, अर्थ के हमने रोटेशनल मोशन को लिया था, जो स्पिन हो रहा है अर्थ का मोशन। एक जो अर्थ ऑर्बिटल मोशन है अर्थ का, उसको नहीं लिया था हमने। तो हमारे पास में क्या था कि जो अर्थ है, ठीक है, और हमने यहाँ पर किसी लैम्डा अक्षांश पर किसी पार्टिकल p को लिया था। और ये हमारे अर्थ का सेंटर था। ठीक है, तो यहाँ से हम इस पार्टिकल p पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को पढ़ रहे थे कि किस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट होगा इस पार्टिकल p के ऊपर। तो यहाँ से हमारा जो पार्टिकल था p वो रेस्ट में था, जिसकी वजह से इसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स जो है वो कार्य नहीं कर रहा था। ओनली क्या लग रहा था, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कार्य कर रहा था। आज हम पढ़ेंगे कि हमारा जो पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास में इसकी एक्सिस थी, एक्स डेस एक्सिस, वाई डेस एक्सिस, और जो जेड डेस था वो ऊर्ध्वाधर था। पृथ्वी के सेंटर से हमारे पास में जेड डेस एक्सिस थी, और जो अर्थ का रोटेशन है वो क्या था, ओमेगा कोणीय वेग से इसका रोटेशन हो रहा था। तो यहाँ से अपने पास में ये जो हमने लिया था वो क्या थी, हमारी आर थी, और ये आर वेक्टर था, स्थिति सदिश था पार्टिकल का। तो यहाँ से अपने पास में आज हम क्या पढ़ रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन बॉडीज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती हुई जो हमारी बॉडीज होंगी उनके ऊपर कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव होगा। ठीक है, यानी अर्थ के गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में है कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते पिंड पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है कि हमारा जो पार्टिकल है या हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो किसी हाइट पे है और अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से वो नीचे की ओर गिर रहा है। तो अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से जब वो नीचे की ओर आएगा तो उस पे क्या होगा, कोरियोलिस बल का प्रभाव आएगा, कोरियोलिस त्वरण लगेगा इसके ऊपर। तो इस कोरियोलिस इफेक्ट के कारण उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर होता है, जैसे मान लो हमने हमारा पार्टिकल है यहाँ पर किसी हाइट h के ऊपर और वो ग्रेविटेशन के कारण नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जब वो नीचे की ओर आएगा तो क्या होगा, वो शिफ्ट होकर यहाँ गिरेगा। ठीक है, तो हमें बस ये देखना है कि उसका इफेक्ट जो है कोरियोलिस बल का वो किस तरह से होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने ओमेगा का मान लिख लिया कि ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, जे केप बेस ओमेगा कोस लेम्डा प्लस के केप बेस ओमेगा साइन लेम्डा। ये हमने कल निकाले थे कि हमारी जो पार्टिकल था p, ये हमारी एक्स डेस एक्सिस थी, ये हमारी वाई डेस एक्सिस थी, और ये हमारी जेड डेस एक्सिस थी। तीनों परपेंडिकुलर है, ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, बाकी दोनों एक्सिस जो है वो प्लेन में है। जैसे हमारा कोई स्फेरिकल शेप होती है तो उसके प्लेन में है एक्स और वाई, तो और जो जेड है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और हमारा जो ओमेगा था वो परपेंडिकुलर था, सीधा इस तरह से था। ठीक है, ये अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली जो एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में रोटेशन है, यानी अर्थ जो है वो क्या घूम रही है, हमारी जो उत्तर दक्षिण को मिलाने वाली जो धुरी है उसके सापेक्ष घूर्णन कर रही है। तो ये जो घूर्णन आएगा, ठीक है, तो यहाँ से हमने, और ये हमारा आर वेक्टर था, ठीक है, और ये अपने पास में सेंटर था ओ,
ये हमारा लेमडा एंगल था, फिर ये हमारा 90 माइनस लेमडा था, फिर ये लेमडा एंगल था, फिर 90 माइनस लेमडा एंगल था। तो इस तरह से अपने पास में ओमेगा के जो कंपोनेंट्स आए थे, ओमेगा का कंपोनेंट आया था जे के डायरेक्शन में ओमेगा कोस लेमडा, ये लेमडा एंगल था, और ये 90 माइनस लेमडा एंगल था। तो यहाँ से अपने पास में ओमेगा कोस लेमडा और ओमेगा साइन लेमडा निकाला था हमने। तो एक तो अपने पास में ये आ गया। अब दूसरा हम क्या निकाल रहे हैं कि जो हमारा पार्टिकल है वो इस हाइट h से नीचे की ओर गिर रहा है, तो किसी टाइम t के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते पिंड पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। बल का प्रभाव, ठीक है। तो हमारा जो पिंड है वो पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि माना यहाँ से अपने पास में जो पिंड है वो क्या होगा, स्टार्टिंग में रेस्ट के अंदर है और वो किसी हाइट h से नीचे की ओर गिर रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास में, माना m द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर गिरता है। ठीक है, तो जो हमारा पार्टिकल है या हमारा जो पिंड है वो क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर गिर रहा है। तो क्या हो जाएगा, किसी टाइम t पश्चात उसका वेग क्या होगा। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा, तो किसी समय t पश्चात कण का वेग v डैश इक्वल टू माइनस k कैप डैश gt। यहाँ पर x डैश, y डैश और z डैश हमने इस पार्टिकल के लिए हमने क्या माने थे, एक्सेस माने थे। ठीक है, जो हमारे एक्सेस थे। तो यहाँ से अपने पास में क्या है, अब पार्टिकल जो है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है। तो यहाँ से जब वो नीचे की ओर गिर रहा है तो क्या हो जाएगा, किसके कारण गिरेगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, यानी माइनस k कैप डैश डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये हमारा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जो एक्सिस था वो हमारा z डैश एक्सिस था, और इसका जो एकांक सदिश है वो क्या होगा, k कैप डैश होगा। तो पार्टिकल जब नीचे की ओर गिरेगा तो उसके लिए क्या आ जाएगा, माइनस k कैप डैश, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिर रहा है, और किसी टाइम t के पश्चात उसका वेग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से अपने पास में v इक्वल्स टू u प्लस 80, तो यहाँ से ये आ जाएगा, u अपना 0 हो जाएगा, और किसी टाइम t के पश्चात में एक्सेलरेशन जो है वो अपना क्या है, या तो हम इसे माइनस g ले लें क्योंकि नीचे की ओर है, या हम डायरेक्शन को माइनस का k कैप डैश डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ से अपने पास में आ गया v डैश इक्वल टू माइनस k कैप डैश gt। ठीक है, तथा ओमेगा इक्वल टू जे कैप डैश ओमेगा कोस लेमडा प्लस के कैप डैश ओमेगा साइन लेमडा। ये हमने कंपोनेंट्स निकाले थे कि ओमेगा के जो कंपोनेंट्स होंगे जे कैप डैश डायरेक्शन के अंदर और के कैप डैश डायरेक्शन के अंदर वो क्या हो जाएंगे, जे कैप डैश ओमेगा कोस लेमडा और के कैप डैश ओमेगा साइन लेमडा। ये अपने पास में आ गया। तो यहां से अपने पास हो जाएगा, अतः कोरियोलिस बल
एफ सी इक्वल टू, ठीक है, हम चाहे एफ सी एच दे सकते हैं, ये हाइट से गिर रहा है, तो यहाँ से अपने पास में एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश। ये जब हमने स्टार्टिंग के अंदर कोरियोलिस फोर्स और उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए जब हमने रूपांतरण समीकरण निकाले थे, ठीक है, जब हमने एक्सेलरेशन के लिए, वेलोसिटी के लिए निकाले थे, तो वहां से अपने पास में फॉर्मूला आया था फोर्स के लिए कि एफ सी इक्वल टू माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश होगा, जहां पर वी डैश जो है वो पार्टिकल की वेलोसिटी है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, ठीक है, जो हमारा घूर्णी निर्देश तंत्र है उसके अंदर पार्टिकल का, कण का वेग है। ओमेगा जो है वो हमारा जो निर्देश तंत्र है उसका कोणीय वेग है, और m जो है वो द्रव्यमान है पार्टिकल का, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश। ओमेगा की वैल्यू अपने पास में है, वी डैश की वैल्यू अपने पास है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारे पास में कोरियोलिस बल का मान आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक लिखें। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास में एफ सी का मान आ जाएगा, एफ सी इक्वल टू माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश। तो आई केप, जे केप, के केप, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ओमेगा का मान हम रख देंगे, आई केप में 0 है, जे केप डैश के साथ में है ओमेगा कोस लैम्डा, और के केप डैश के साथ में है ओमेगा साइन लैम्डा, ठीक है। तथा वी डैश का मान क्या है, ओनली के केप डैश डायरेक्शन के अंदर है, तो 0 0 और माइनस का जीटी। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से अपने पास में एफ सी आ गया माइनस का 2m आई केप डैश का हमने किया तो ओमेगा कोस लैम्डा माइनस जीटी, तो ये हो जाएगा माइनस जीटी ओमेगा कोस लैम्डा, ठीक है, और ये दोनों हो जाएंगे 0, ठीक है। आई केप डैश का हम कर रहे हैं, तो यहाँ से माइनस का जीटी ओमेगा कोस लैम्डा और ओमेगा साइन लैम्डा इंटू 0 माइनस 0, ये अपने पास में आई केप के लिए आ गया, माइनस जे केप, जे केप के लिए करेंगे तो दोनों 0, फिर प्लस के केप, के केप के लिए हमने किया के केप डैश, सारे डैश में अपने पास में, तो यहाँ से अपने पास में के केप डैश के लिए जो हमने किया तो ये भी 0, तो यहाँ से आ गया F इक्वल टू 2m माइनस माइनस प्लस, तो पहले हम इसे लिख लेंगे आई केप डैश 2m GT ओमेगा कोस लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारी जो डायरेक्शन आ रही है फोर्स की वो क्या आ रही है, आई केप डैश डायरेक्शन आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, और इसे हम थर्ड दे देते हैं, ठीक है। तो F इक्वल टू अपने पास में कितना आ गया, आई केप डैश 2m GT ओमेगा कोस लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन आई है हमारे पास में FC की, कोरियोलिस फोर्स की, वो क्या आई है, आई केप डैश डायरेक्शन है, ठीक है। तो आई केप डैश डायरेक्शन कौन सी होगी, जो अपने पास में इस तरह से हमारा घूर्णन वो पार्टिकल था, ठीक है। तो जो पार्टिकल था अपने पास में उसकी एक्स डैश डायरेक्शन थी, वाई डैश डायरेक्शन, और ये जेड डैश डायरेक्शन थी। तो ये वाली अपनी डायरेक्शन कौन सी होगी, पूर्व दिशा होगी ये, ठीक है। तो आई केप डैश हमने किस में लिया था, पूर्व दिशा में, और हमारा जे केप डैश जो था वो इस तरह से था। तो जब आई केप डैश अपने पास में पूर्व दिशा के अंदर आ रहा है, यानी पार्टिकल जो है वो पूर्व दिशा की ओर विस्थापित होगा,
तो ऊर्ध्वाधर नीचे गिरता हुआ जो हमारा ऑब्जेक्ट है, पिंड है, वो क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा की ओर विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, एक्स डेश विस्थापन आ गया, यानी जो भी कोई पार्टिकल है वो किसी हाइट से नीचे की ओर आ रहा था। ठीक है, तो वो जस्ट नीचे नहीं आके क्या होगा, अपनी पोजीशन से जहां से उसने स्टार्ट किया था वहां से थोड़ा सा विस्थापित होगा, और विस्थापन क्या होगा उसका, कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। ठीक है, इतना विस्थापन आ जाएगा उसका आई कैप डैश डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, आई कैप डैश डायरेक्शन अपनी पूर्व दिशा की ओर है, तो यहां से हम लिख देंगे आई कैप डैश दिशा पूर्व की ओर है, अतः ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर नीचे की ओर गिरते कण पर, ठीक है, नीचे की ओर जो हमारा कण गिर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड है, गिरते कण पर कोरियोलिस बल पूर्व दिशा की ओर होगा, तथा कण का विस्थापन पूर्व की ओर और होगा। ठीक है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, जो कण हमारा नीचे गिर रहा है उसके ऊपर या हमने पिंड लेके चले तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, पिंड का विस्थापन पूर्व की ओर होगा। ठीक है, यहाँ तक लिखें। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा कि जो हमारा पिंड है वो नीचे की ओर गिर रहा था, तो उसका जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, पूर्व की ओर होगा। ठीक है, एफ सी का मान हम इधर रख लेते हैं, आई कैप डैश तो यहाँ से अपने पास में कोरियोलिस फोर्स आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल मोशन के अंदर हो जाएगा, जब वो नीचे की ओर गिर रहा है तो उसके ऊपर क्या होगा, कोरियोलिस बल कार्य करेगा। तो अब हम लिख सकते हैं न्यूटन के गति के समीकरण से ठीक है, F इक्वल टू कितना है, 2mgt ओमेगा कोस लेमडा। ठीक है, तो हमारा जो न्यूटन का समीकरण है वो क्या होता है, F इक्वल टू हम m में लिख सकते हैं, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाता है, m d2x बाय dt2। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका वैल्यू रखें फोर्स की, तो आ जाएगा m d2x अपॉन dt2 इक्वल टू कितना है अपने पास में, 2mgt ओमेगा कोस लेमडा। तो ये आ गया 2mgt ओमेगा कोस लेमडा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में मान आ गया 2mgt ओमेगा कोस लेमडा।
हम gt वाले टर्म है अपने पास में, t की टर्म है, इधर dt2 है। एक बार हम इसका इंटीग्रेशन करें तो हम सिर्फ देते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, यहाँ से हमने ma या फिर m d2x बाई dt2 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा m d2x अपॉन dt2। तो हम इसका समाकलन कर देते हैं, समीकरण 4 का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा m dx बाई dt। ठीक है, d2x अपॉन dt2 है अपने पास में, समाकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा dx बाई dt इक्वल टू 2m gt स्क्वायर बाई 2 ओमेगा कोस लैम्डा प्लस c। ठीक है, हमने इंटीग्रेशन किया अपने पास में m d2x अपॉन dt2 है इक्वल टू कितना है 2m ओमेगा कोस लैम्डा और g और क्या था t। तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 और साथ में एक क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट समाकलन नियतांक। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, प्रारंभ में t इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अपने पास में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया है, तो या तो हम इस इक्वेशन को पहले लिख लें थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा m dx बाई dt इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा m gt स्क्वायर ओमेगा कोस लैम्डा प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, c का मान निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रारंभ में t इक्वल टू 0। ठीक है, तो t इक्वल टू अपना टाइम जो हम क्या लेके चलेंगे, t इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ये वैल्यू पुट करेंगे और हमें c का मान निकालना है। यहाँ तक लिख लें। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो जब प्रारंभ में t इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, dx बाई dt इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास में dt इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो c का मान क्या हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे हम 0 इक्वल टू c या फिर c इक्वल टू 0। तो c का मान अपने पास में क्या हो गया, 0। ये वापस रख दे हम इस इक्वेशन के अंदर, हमारी इक्वेशन नंबर 5। तो ये हो जाएगा समीकरण 5 में मान रखने पर, तो समीकरण 5 में हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, m dx बाई dt इक्वल टू m को कैंसिल कर दे दोनों साइड, तो यह हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू gt स्क्वायर ओमेगा कोस लैम्डा और c 0 हो गया अपना। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा और ये अपना x डैश होगा क्योंकि हमारी जो एक्सिस है वो x डैश y डैश z डैश है। तो ये हो गया gt स्क्वायर ओमेगा कोस लैम्डा। यहाँ पर देखो हमने जो इसको डिफाइन किया हुआ है वो इस तरह से लग रहा है कि x डैश और z डैश, ये अपना जो पार्टिकल था उसी की एक्सिस है ये x डैश, और यहाँ से अपने पास में क्या था, y डैश था और ये z डैश था। तो पार्टिकल जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है अपने पास में। तो यहाँ से ये जो एक्सिस थी तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस थी, तो हमने z डैश और x डैश को शो किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अपने पास में इस तरह से था, तो ये अपने पास में x की डायरेक्शन थी और ये y की थी, और पार्टिकल जो हमारा यहाँ पर था वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो ये हमारी z से है। ठीक है, तो ये हमारी z एक्सिस को शो कर रही है, ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया, ये इक्वेशन आ गई अपने पास में। अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx डैश बाई dt, तो x डैश इक्वल टू
जी टी क्यूब बाई 3 ओमेगा कोस लैम्डा प्लस सी। ठीक है, जहां पर सी क्या है, समाकल नियतांक है, जहां सी समाकल नियतांक है। तो अब इसका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कण की प्रारंभिक स्थिति को लेते हैं कि कण की प्रारंभिक स्थिति क्या थी। ठीक है, तो हम लिख लेंगे सी का मान निकालने के लिए t इक्वल टू 0 पर कण के निर्देशांक, ठीक है, कण के निर्देशांक लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रारंभ में कण के निर्देशांक, प्रारंभ में कण के निर्देशांक क्या थे, अपने निर्देशांक 0 0 h है। ठीक है, क्योंकि जो पार्टिकल है वो क्या है, किसी हाइट h पे है, तो ओनली उसका क्या है, z कोऑर्डिनेट होगा h। ठीक है, अगर वो किसी प्लेन के अंदर मोशन कर रहा होता तब तो क्या हो जाता, अपने पास में x और y कोऑर्डिनेट्स आ जाते उसके। यहाँ पर क्या है, पार्टिकल किसी हाइट h पे है, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, ओनली z डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, वो कोऑर्डिनेट आएगा उसका, तो वो क्या हो जाएगा 0 0 h। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लें। ठीक है, तो ये रखे हम 0 0 h उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो क्या हो जाएगा, x डेस इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर x डेस इक्वल टू 0, तो x डेस इक्वल टू 0 है, अतः c इक्वल टू क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, x डेस इक्वल टू जी टी क्यूब अपॉन 3 ओमेगा कोस लैम्डा। ये आ गया अपने पास में x डेस इक्वल टू जी टी क्यूब अपॉन 3 ओमेगा कोस लैम्डा। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं। तो अब अपने पास में क्या है, किसी हाइट h से जो पार्टिकल आ रहा था, t टाइम के पश्चात में वो नीचे गिर रहा है, तो हम जितना टाइम लगा है उसे नीचे आने में वो टाइम निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, दूरी h तय करने में पिंड को लगा समय ठीक है। तो h हाइट से जब वो नीचे आ रहा है तो h दूरी तय करेगा वो, तो h दूरी तय करने में लगा समय t इक्वल टू, ठीक है, यहां से अपने पास में s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, गति का समीकरण होता है कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहां पर s क्या होती है, तय की गई दूरी, और t जो होता है वो टाइम होता है, u उसका प्रारंभिक वेग होता है, a जो होता है वो त्वरण होता है। तो यहाँ से तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, h, प्रारंभिक वेग 0 है, तो यहाँ से, और साथ में अपने पास में क्या है, a कितना है, g है, और ये हो जाएगा हाफ, और टाइम कितना हो जाएगा, t स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर से अपने पास में t क्या आ जाएगा, 2h अपॉन g।
रूट में। यहाँ पर हमने g को नेगेटिव नहीं ले रखा है क्योंकि हमारी जो h है वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही है, नीचे की ओर ही होगी। तो यहाँ से या तो दोनों को हम नेगेटिव ले लेंगे या फिर दोनों को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ये जो अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो t इक्वल टू आ गया रूट 2h अपॉन जी। ठीक है, तो t इक्वल टू आ जाएगा रूट 2h अपॉन जी। तो t का मान आ गया, t का मान हम इक्वेशन 6 में रख देंगे। तो हम लिख देंगे t का मान समीकरण 6 में रखने पर, t का मान समीकरण 6 में रखेंगे तो x डैश इक्वल टू जी टी क्यूब 1/3 और ये हो जाएगा 2h अपॉन जी की पावर क्यूब है, और वहां पर यहाँ पर वैसे 2h अपॉन जी की पावर कितनी है, 1/2 है, तो ये हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा, इसको ऊपर की साइड ही लिख देती हूँ मैं, 6 में मान रख रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा x डैश इक्वल टू 1/3 g और t क्यूब की जगह आ जाएगा 2h अपॉन जी की पावर 3/2 ओमेगा कोस लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ तक क्या आ जाएगा अपने पास में, x डैश का मान आ गया। तो जो उसका विस्थापन है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ठीक है, यहाँ तक लिखें। ये उसका विस्थापन होगा वो कितना हो जाएगा, x डैश इक्वल टू 1/3 ओमेगा जी ओमेगा कोस लैम्डा 2h अपॉन जी की पावर 3/2। ठीक है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x डैश इक्वल टू 1/3 जी 2h अपॉन 2h की पावर कितनी है, 3/2 और g की पावर g डॉट g की पावर 1/2। ठीक है, क्योंकि 1 + 1/2 कितनी हो जाएगी, 3/2 पावर हो जाएगी। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा g डॉट g की पावर 1/2 ओमेगा कोस लैम्डा। तो x डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/3 g से g कैंसिल, और एक अपन इस 2 को भी अगर अपन इस तरह से लिख सकते हैं 2/3, क्योंकि 2 की पावर भी कितनी है, 2 डॉट 2 की पावर हाफ है, और साथ में अपने पास में क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, और g कैंसिल हो गया, g की पावर कितनी बची, हाफ बची। तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा, या फिर चाहे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 g से g कैंसिल 2h की पावर 3/2 और g की पावर अपने पास कितनी आ जाएगी, 1/2 ओमेगा कोस लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में ये आ जाएगा x डैश का मान। x डैश क्या था, अपना विस्थापन था, कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। तो ये अपने पास में विस्थापन आ गया, और जो दक्षिणी गोलार्ध होगा अपना, उसके अंदर ये हमने किसमें निकाला है, उत्तरी गोलार्ध में। हमने क्या लिया था, पार्टिकल को इस तरह से लिया था। तो ये हमारा क्या था, अर्थ का उत्तरी गोलार्ध था। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था अपना ये। तो इसके अंदर हमने जब पार्टिकल को लिया तो उसका जो विस्थापन है, जब ये नीचे की ओर गिर रहा है तो उसका विस्थापन क्या होगा, पूर्व दिशा की ओर होगा, x डैश डायरेक्शन, ये आई कैप डैश डायरेक्शन की ओर होगा। अगर इसी तरह से हम साउदर्न हेमिस्फीयर में ले तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, पार्टिकल का जो विस्थापन होगा वो किसमें हो जाएगा, इसमें पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, तो इस तरह से जब हम कैलकुलेशन करेंगे, सेम अगर साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए हम करें, दक्षिणी गोलार्ध के लिए करें, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो विस्थापन आएगा वो किस दिशा में आएगा, पश्चिम की ओर आएगा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर
गिरते पिंड का विस्थापन पश्चिम दिशा की ओर होता है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर यदि पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है तो क्या होगा, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसमें होगा, ईस्ट में होगा। और अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, किसमें होगा, वेस्ट में होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास में, और ये उसका विस्थापन आ रहा है कि कितना उसका विस्थापन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं।